प्यारे साथियों, आपके चैनल शारदा ऑनलाइन क्लासेस पे एक न्यू सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन में आप लोगों को ऐसे तो एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इस पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। और इस चैप्टर को मैं इसलिए लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि इस चैप्टर से है ना बहुत सवाल बनते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, और उसके बाद इस पार्ट को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसका ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ये पार्ट देखने के बाद आप लोग अगले वीडियो का भी ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में मोस्ट वीवीआई चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे साइंस का जो फिजिक्स होता है, यहाँ पे फिजिक्स लिखना भूल गए थे। यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर 1 जो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है और काफ़ी मोस्ट वीवीआई चैप्टर है ये अपने आप में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, प्रकाश का परावर्तन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, वो भी क्या, तो वो भी आसान तरीके से। क्या आएगा? तो भी आसान तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आसान तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा नाम हुआ शुभम कुमार, ठीक है। तो आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी यह अपना थंबनेल समझा दिया। तो चलिए वीडियो, सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम कर लीजिए सभी गोटा। सभी लोग जितने भी क्लास में हैं सभी लोग श्री गणेशाय नमः। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए श्री गणेशा जी को। चलिए और अपने सरस्वती माँ, मतलब जो अपने शारदा माँ है, उनका भी नमस्कार कर लीजिए, नमन कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये आपका चैनल है, ठीक है ना, शारदा ऑनलाइन क्लासेस आपका चैनल है। आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल पे, मैं खुल के बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे वीडियो पे उतना व्यू भी नहीं जाता है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने पेश करूँगा ना, वो मतलब बहुत ऐसे टीचर होंगे जो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाते होंगे मार्केट में या यूट्यूब पे, तो मैं वो लाया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और व्यू पे मत जाइएगा, एक बच्चा का मेहनत और एक कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपने हाथ से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो शारदा ऑनलाइन क्लासेस जो है शुभम कुमार द्वारा ये खोला गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो ज़्यादा देर का होने वाला नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर का ज्ञान मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए आपका पहला कॉन्सेप्ट है प्रकाश। आपका पहला कॉन्सेप्ट है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से, मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों से देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, मेरे दोस्त समझिएगा ध्यान से, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो अपनी आँखों से हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये जाहिर सी बात आप लोग को भी पता होगा। आप लोग एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, एक बंद कमरा में चले जाइएगा और लाइट्स वगैरह ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप देखिएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं जा रहा है, सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं जा रहा है, या फिर कोई भी लाइट्स वगैरह का प्रकाश उसमें नहीं जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को अपनी आँखों से या किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक
प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। जो सोलर सिस्टम होता है उससे देखते होंगे कि धूप में रखने से उससे विद्युत उत्पन्न होता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है और ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल गैस में होती है, मतलब ये शॉर्टकट लिखते हैं गैस, ठीक है। पहले गैस में अधिक होती है, उसके बाद ठोस, ठोस में यानी सॉलिड, ठोस में, और उसके बाद नहीं ठोस नहीं, पहले गैस, द्रव यानी द्रव का होगा लिक्विड यानी एल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा एल, और उसके बाद सॉलिड। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में यानी द्रव में होती है, और उसके बाद मेरे दोस्त जो है ठोस में यानी सॉलिड में होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना, मतलब सॉरी यहाँ पे हम लिख नहीं पाए हैं, मेरे पास मोबाइल में उतना ऑप्शन नहीं था लिखने का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 गुने, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होगा मेरे दोस्त। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो बोल रहा है प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है। ये जीके का भी सवाल है और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है। और यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर मोस्ट वीवीआई है। ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं, ये अपने पारिवारिक दृष्टि से, ये अपने ज्ञान की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग MTR लगा लीजिएगा, यानी रट लीजिएगा, मैं तुझे रटूंगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि रटना है सब चीज़। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब है, और ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मतलब पूरे एक रूम में जो है एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, और उस बल्ब के कारण पूरा रूम उजाला में रहता है। तो उस उजाला रहने का कारण क्या है, प्रकाश स्रोत। जैसे स्रोत आपका ये हुआ, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, यहीं से ना निकल रहा है, ये बिंदु ना है, एक मान लीजिए बिंदु है, यहीं से ना पूरा प्रकाश पूरे घर में जा रहा है, तो यही होता है प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सबसे बड़ा स्रोत तो वही है सूर्य, और उसके बाद बल्ब, लालटेन, ट्यूब आदि सब हो गया। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो मैंने अभी आपको बताया सूर्य होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ये सत्य है, प्रकाश स्रोत जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका प्राकृतिक स्रोत, जो आपका सूर्य होता है और तारा होता है, और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है वो है आपका बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, लालटेन हो गया, इत्यादि हो गया। तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप प्रकाश स्रोत समझे वो प्रदीप्त पे लागू होगा, कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब है, वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और टेबल है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है। तो प्रदीप्त किसे कहेंगे, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहेंगे। और अप्रदीप्त किसे कहेंगे, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहेंगे। जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए कि टेबल जो है, टेबल, कुर्सी, बोर्ड, पंखा, ये सब नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता है। और बल्ब, ट्यूब, लालटेन, सूर्य, ये सब प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं होगा इसमें, वस्तु नहीं, मतलब हो सकता है लेकिन कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त में आ जाएगा, और जितने वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करवे नहीं करता है वो तो अप्रदीप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट
चलते हैं। ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव आपका है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। ये और किरण पुंज, तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई, उसी प्रकार किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से जो है निकल रहा है, ये हो गया आपका अपसारी। और ये अभिसारी, जो एक बिंदु जो है वो किरण को अपनी ओर अभिसारित कर रहा है, उसे कहेंगे अभिसारी। और समांतर जो है वो समान आकार में अपन जा रहा है। तो यही है कॉन्सेप्ट, यही है मेरे भाई, यही है कॉन्सेप्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि पारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी, जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में पार हो सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया, पानी हो गया, उसमें आप लाइट बारिएगा तो थोड़ा सा मात्रा में प्रकाश जो है बाहर जाएगा या उस पार जाएगा। तो यहाँ पे अपारदर्शी कह रहा है। तो अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी होता है जिनसे होकर प्रकाश उस पार जइबे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एगो डोर लगा दिए, यानी दरवाज़ा लगा दिए, और यहाँ से फोक्सिन मारे लाइट का, ठीक है, यहाँ से फोक्सिन मारे लाइट का, ये इस पर अइबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी पदार्थ है, ये इस पर आ ही नहीं सकता है, प्रकाश को वो पार कर ही नहीं सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, मोस्ट VVI, इसको आप MTR लगा लीजिए, ठीक है ना, MTR लगा लीजिए। ये आपको हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ है वो बता रहे हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को चैप्टर के साथ साथ आपको पूरा वो मजबूत कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए, जो आपको जोश एग्ज़ाम में चाहिए बनाने के लिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो जब कोई किरण किसी समतल सतह पर पड़ता है, जब कोई जो है किरण, जैसे यहाँ पे समतल सतह है, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे समतल सतह है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे समतल सतह है, और यहाँ से किरण जो है, यहाँ से किरण ये आपतित होकर यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे आया तो फिर ये किरण यहाँ से समतल सतह है और यहाँ से टकराया, और टकरा के उसी दिशा में मुड़ गया, उसी को तो भाई हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो इसको आपतित किरण कहेंगे हम लोग, और इसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ही ये मोस्ट VVI अपने आप में है। तो आप लोग इसको जरूर MTR लगाइएगा। चलिए इसको समझा देते हैं थोड़ा। जब कोई किरण किसी समतल सतह से टकरा कर उसी दिशा में मुड़ जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमित परावर्तन के लिए होता है, और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। ये आप लोग को तो पता होगा। और परावर्तित, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा आ गया समझ में नहीं आ रहा है। परावर्तित यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ये
काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी वीवीआई है। आप लोग याद रखिएगा कि ये इसको तो आप लोग पहले एमटीआर लगा लीजिए, एमटीआर लगा लीजिए, ठीक है ना। इसको एमटीआर लगा लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। आपको ये फिगर समझना होगा पहले। जैसे यहाँ पे एक समतल सतह ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपतित किरण ले आते हैं, मतलब लाते हैं, और उसके बाद यहाँ से परावर्तन कर देते हैं, और जहाँ यहाँ पे अभिलंब होता है बीच में। तो ये तीनों जो है एक ही सतह पे ना पड़ रहा है, यहाँ पे ये सतह ही ना है, यहाँ पे एक ही सतह पे पड़ रहा है। तो इसीलिए इसका होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है मेरे भाई। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नोट वाला अथी, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत ही ये अथी है, MVVI मोस्ट VVI है। तो चलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा। सॉरी बहुत ये क्या गलती हो गया। चलिए हाँ यहीं पे ना थे। चलिए बोल रहा है कि अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो अगर कोई किरण, याद रखिएगा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है, यानी लंबवत आपतित होती है, जैसे यहाँ पे एक समतल सतह है, यहाँ पे लंबवत आपतित होती है, तो वो परावर्तन भी ऐसे होगी, तो वो 0 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। आप लोग कितने बच्चे ऐसे होंगे कि 90 डिग्री बता रहे होंगे, तो हम समझ सकते हैं कितने बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री होगा सर, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा छोटे, यहाँ पे होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पे आ गए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, बहुत ही मतलब यहाँ पे जितने भी सवाल डाले गए हैं, मैं उसी वक्त से बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी सवाल डाले गए हैं अपने आप में मोस्ट VVI है दोस्त, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब, जिस बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, दोनों एक ही होता है। जो दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता है, और ये दिखाई देता है, मतलब मान लीजिए कि ये जा रहा है लाइन, यहाँ पे भी है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। हम लोग कल्पना किए कि हाँ यहाँ पे लाइन है, समझे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब, अब जो दिया है उसका प्रकार, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो जिस बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे दोस्त, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कर रहा है, काल्पनिक या आभासी। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं मेरे दोस्त। अगर नोट करने का आपको उतना क्षमता नहीं है अभी क्लास करते समय, तो आप लोग अभी क्लास को बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, बाद में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग पहले समझ लीजिए, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप लोग सिर्फ आवाज़ सुन लीजिएगा ना, मेरा सिर्फ आप लोग आवाज़ सुन लीजिएगा कहीं पे भी बैठ के, तो आप लोग को याद हो जाएगा, मुझे लगता है ये। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक है जो मुझे ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं अलग एक टॉपिक बना दिया हूँ इसे, तो आप लोग को ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट,
उसके जस्ट अपोजिट जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको सिर्फ अगर ये याद हो गया तो इसको याद करने का नो बाबू नो, इसको याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको अपोजिट कर देना है सिंपली। तो चलिए यहाँ पे भी समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखिएगा। क्या बोले थे हम? अपोजिट। चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आप लोग को एक सॉन्ग सुनाऊंगा जो बहुत अच्छा है। आप लोग को एक सॉन्ग सुनाऊंगा। यूट्यूब जो है वो कॉपीराइट मार देता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खुशी के लिए एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी अनंत, इसका जो है समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है अनंत होता है। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको MTR लगा लीजिएगा, MTR, ठीक है ना। अगर कोई आपको याद नहीं हो तो उसको MTR लगा लीजिए, मैं तुझे रटूंगा। चलिए, वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो समतल दर्पण हमारा। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब हम लोग विशेषता समझेंगे, इसका क्या विशेषता है समतल दर्पण का, वो हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि यह वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार तथा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट, आपका दूसरा नंबर यानी कॉन्सेप्ट वाला चिन्ह डालकर मैंने लिखा है कि इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है, और इसका जो जूमिंग होता है वो 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में देखिएगा, 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, ऐसे करके। तो आप लोग उस ढंग से याद कीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है। समतल दर्पण वाले वस्तु का प्रतिबिंब जो है 2x होता है, और समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, याद रखिएगा। और एक मोस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है समझिएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। गोलीय दर्पण का मैंने एक फिगर डाल रखा है, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको भी ध्रुव कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ इधर बनता है उत्तल दर्पण और इधर बनता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। और यह परावर्तक सतह होता है, यह मुख्य अक्ष होता है, याद रखिएगा। और क्या, फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए हाँ, क्या बोले थे आप लोगों को? गाना सुनाएंगे। तो चलिए गाना सुनाते हैं, आप लोग को सोचने दीजिए थोड़ा। क्या, कौन गाना सुनाए? माँ पर सुना दे। चलिए माँ पर सुनाते हैं। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। कैसा लगा आप लोग को सॉन्ग? उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए क्या करा है गोलीय दर्पण, करा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण, दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। और अब हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को, यानी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रजतित करना है ना, गोलीय दर्पण को बाहरी भाग को रजतित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है जी। ये हो गया जी, ये हो गया फोकस हो गया, ध्रुव हो गया जी, और यहाँ पे हो गया फोकस हो गया जी, और यहाँ पे सेंटर हो गया जी, यहाँ पे अनंत हो गया जी, इन्फिनाइट हो गया, और यहाँ से
आपका ये बन चुका है ये ड्राइंग, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रजितित कर उसको अवतल दर्पण बनाया जाता है। शायद हमको लगता है वो जो चित्र जो डाला गया है उसमें थोड़ा गलत बता दिया है, तो कोई ना, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण कह रहा है मेरे भाई, उत्तल दर्पण कह रहा है, तो गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रचित करना ना, यहाँ पे भीतरी भाग को रचित करना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं। तो भीतरी भाग को रचित कर लेते हैं, भीतरी भाग को रचित कर लिए ना, और यहाँ से फोकस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अनंत होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ध्रुव भी होगा ना मेरे भाई। और यहाँ से जब अगर यहाँ से प्रति अति जाता है तो ये यहाँ से होकर गुजर जाएगा ना, समझे ना। चलिए चलिए अब क्या बोल रहे हैं, तो अब आपका मोस्ट भी ये समझिएगा, ठीक है ना। ये अंतर में पूछता है, हर साल पूछता है, हर साल तो नहीं बता सकते, लेकिन ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए भी है ये, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की विशेषताएं, और उत्तल दर्पण का भी इसमें विशेषता दिया गया है। तो आप लोग धैर्य रखिए, ज़्यादा मिनट का क्लास नहीं लूँगा मैं, तो आप लोग धैर्य रखिए। यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण बाहर की ओर होगा, और दिशा हुआ होता है, नहीं धंसा हुआ ना, धंसा गलती है यहाँ पे, धंसा, हाँ चलिए। अवतल दर्पण बाहर की ओर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं प्यार से, और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग याद रखिएगा, यह वस्तु का सीधा एवं दोनों प्रतिबिंब, सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह वस्तु का छोटा, सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये आया तो सकता अगर रहेगा तभी आप लोग लगा सकते हैं, या ऐसे आया कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है निम्न में से, तो वहाँ पे आपका छोटा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। तो आप लोग उल्टा पे जरूर मारिएगा मेरे भाई, गलती मत कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आप तब तो आप एक भी नहीं गलती कीजिएगा ना। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मुझे लगता है कि 30 मिनट में क्लास को समाप्त कर देंगे हम। चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, 30 मिनट में क्लास को समाप्त करना है, 30 मिनट का ही वीडियो रहेगा। चलिए क्या कहते हैं कि उत्तल दर्पण की विशेषताएं, यहाँ पे उत्तल दर्पण की भी विशेषताएं हैं जो आपको अंतर में पूछता है वहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रचित कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है। आप लोग को मैं बताया फिगर बनाकर। यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। आप लोग को मैं बताया कि ये उभरा हुआ है, उभरा है कि नहीं, ये अंदर से जो है रचित होता है और बाहर से उभरा हुआ होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है आपका कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे भाई, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण और एक होता है उत्तल लेंस, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है अवतल लेंस, वो भी ऋणात्मक होता है। चलिए यहाँ पे इसको हम प्यार से अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये किरणों को अपसारित करता है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें वस्तु का सदैव काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग, ये तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसमें से, आप लोग याद रखिएगा। अगर शुभम भैया आपको ये गलत बता रहे हैं तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर साल की भांति मुझे लगता है कि इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा, पूछ देगा कि हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, और ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन में दे देगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दे देगा समतल दर्पण, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अवतल पे मारना है, यानी ए पे मारना है, याद रखिएगा। चलिए कर रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च में होता है, जो आपके दादाजी लोग जो हैं वो अभी लेके बैठे होंगे, उसमें होता है, टॉर्च में होते हैं। दादाजी सब लेके नहीं इधर उधर जाते हैं, तो वो टॉर्च हो गया। गाड़ियों के हेडलाइट, यानी जो बल्ब होता है दोनों आगे साइड हेडलाइट, ऐसे गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है, ये होता है ना गाड़ी के हेडलाइट में, वही बोल रहा है ना, वही बोल रहा है हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट। हजामत या दाढ़ी बनाने में डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के आँख, नाक, कान, मुंह की जांच करने में। चलिए 30 मिनट होने वाला है भाई, अब क्लास को समाप्त करने वाले हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में,
स्ट्रीट लाइटों में होता है, आप लोग याद रखिएगा। आवर्धन, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच अनुपात एच, एम बराबर एच अनुपात एच, ये क्या होता है, अनुपात आवर्धन होता है, याद रखिएगा। आवर्धन जब धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, ये सीधा बात है। आवर्धन जब धनात्मक होगा मेरे दोस्त तो वो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनाएगा, अगर वो ऋणात्मक हुआ तो वो उल्टा बनाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सब है। कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने आपको 30 मिनट में क्लास को समाप्त करने के लिए बोला था और मैंने 30 मिनट में क्लास को समाप्त भी कर दिया। तो आप लोग इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं मेरे भाई, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन से अपने कॉपी में सजा सजा कर लिखिएगा, अपने कॉपी में सजा सजा कर लिखिएगा और उसको सुबह सुबह याद कीजिएगा, ठीक है ना, सुबह सुबह याद कीजिएगा। और मैं आप लोग के बीच जल्द ही पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, जिसमें क्या होने वाला है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट का मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबसे पहली बात। कमेंट सेक्शन में जो भी मतलब आपको जैसा ये वीडियो लगा वैसा कमेंट में आपको इमोजी भेजना है, ठीक है ना। और अपना सुझाव भी देना है कि मुझे क्या मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ये आप लोग दीजिएगा, ठीक है।